क्या, अब वो चैप्टर भी नहीं देंगे तो और क्या देंगे फिर? फिजिक्स में मैंने पढ़ा ना, रोटेशनल मोशन है और क्या है बस। हाँ एकदम लल्लू बल्लू चैप्टर है नहीं, चलो रोटेशनल मोशन थोड़ा सा बड़ा है। ओके, थर्मोडायनामिक्स में भाई साहब, ओके तो हमने कल देखा क्या क्या प्रोसेसेस देखे, वी हैव सीन आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, बीच में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। आइसोकोरिक मतलब आपका वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर आपका वॉल्यूम सेम रहेगा तो क्या सेम रहेगा, आपका वर्क डन सेम रहेगा, ठीक है, वर्क डन सेम रहेगा। सो बीच में ऊपर नीचे हो सकता है वॉल्यूम, लेकिन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में आपका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। ओके, और क्या देखा भाई साहब हमने, आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर सेम रहेगा, इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम रहेगा, बीच में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मॉडल यूपीसी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में आपका जीवन चलने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में ही ये पूरा चैप्टर रहेगा आपका, ठीक है। तो एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज एडियाबैटिक, मतलब इंसुलेटेड में हो रहा है, ठीक है, इंसुलेटेड में हो रहा है, यहाँ पे हीट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, हीट एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी भाई साहब, और बाकी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वी हैव यस्टरडे सीन ठीक है। तो ये आपके भाई साहब प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस ये आपने देखा भाई साहब कल आइसोथर्मल क्या होता है, ठीक है। देन वी हैव सीन आइसोबारिक, जहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और हमने क्या देखा भाई साहब आइसोकोरिक, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देन वी हैव सीन व्हाट, एडियाबैटिक प्रोसेस in which heat is not allowed to leave or enter the system, मतलब amount of heat energy आपका constant है, so amount of heat is basically constant। तो ऐसा नहीं कि इसमें जो हीट है वो सेम रहे, टेम्परेचर चेंज हो तो क्या चेंज होगा, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम जो पूछ रही हो उस पर एक फॉर्मूला आता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, ये आपका PVY, ये आपका होगा कांस्टेंट। अभी ये PVY कांस्टेंट मतलब क्या होगा, ये गामा होता है बेसिकली। अभी फिलहाल बहुत जल्दी है, अगर मेरे सवाल का जवाब देना है तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इनका प्रश्न है कि वैसे एडियाबैटिक में आप बोल रहे हो कि हीट जो है वो सिस्टम में ना आ रहा है ना जा रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम का एट द फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में सेम। तो आप फिर कैसे बोल सकते हो कि T इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हम यहाँ पे बोल रहे हो ना टेम्परेचर चेंज आपका 0 नहीं होगा, टेम्परेचर में उधर उधर होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर में उधर उधर होगा तो इसमें भी उधर उधर होना चाहिए, लेकिन इसमें उधर उधर नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ से होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड की प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये गामा क्या होता है, इट्स बेसिकली रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। तो आपका एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इसमें कहानी चलेगी आपकी थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। बाकी सब आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, लेकिन इसी पे आपके सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो आपका डेल्टा T आपका 0 नहीं होगा, एज इट हैपेंस इन आइसोथर्मल, डेल्टा T यहाँ पे 0 नहीं होगा, और इंटरनल एनर्जी भी 0 नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो डेल्टा ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये आपका भाई साहब डेल्टा T भाई साहब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये दोनों भी आपके इक्वल टू 0 नहीं होंगे, मतलब देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रही है ये कैसे होगा, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि प्रोसेसेस क्या क्या हैं और उन प्रोसेसेस में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को अच्छे से अभी डेफिनेशन में समझिए, ठीक है। बाकी अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। बट तो आपके देखो तीन चीजें हैं, एक तो जहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वर्क डन होता है आपका प्रेशर इनटू
चेंजिंग वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है आपका वर्क डन। देखिए जहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज होगा वहाँ पे वर्क डन होगा, इधर वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम और वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। तो अगर कोई गैस है वो पिस्टन को ऐसे उछाल रही है तो ये वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम, ठीक है। और अगर पिस्टन पे हम प्रेशर डाल रहे हैं तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। समझ में आ रही है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो दीस आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, डोंट वरी। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब साइक्लिक प्रोसेस पे। What is basically a cyclic process? When a system undergoes a series of process and finally reaches its initial state, then this is called cyclic process. तो घूम फिर कर फिर से वो initial state पे अगर आ जाए, ठीक है, एक सिस्टम में बहुत सारे series of processes हो रहे हैं और finally वो अपने initial state में ही अगर पहुंच जाती है तो सिस्टम को क्या बोलेंगे भाई साहब? साइकिल, ठीक है। This system will be known as a cycle. In cyclic process, all the changes in the state functions are zero. ये आपका initial state हो गया, ये आपका final state हो गया. This is basically the initial state and this is the final state. In cyclic process, all the changes in the state functions are zero. ठीक है? सबके मतलब आपका प्रेशर डेल्टा P की अगर हम बोलेंगे तो zero, डेल्टा V अगर बोलेंगे zero, डेल्टा Q मतलब हीट ये भी आपका zero, डेल्टा T ये भी आपका वैसा zero. जितनी भी चीजें को हम यहाँ पे अभी कंसिडर कर रहे थे, देखिए ये सब के सब zero हो जाए। ये सिर्फ आइसोबारिक में जीरो होता है, ये सिर्फ आइसोकोरिक में जीरो होता है, ठीक है। ये आपका एडियाबैटिक में जीरो होता है और ये आपका आइसोथर्मल में जीरो होता है। लेकिन ये सारे तमाम चीजें जीरो किसमें हो जाएंगी? चेंज। तो चेंज इन प्रेशर इज जीरो इन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस पीपल? आइसोबारिक, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो इन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? आइसोकोरिक। चेंज इन हीट इज जीरो इन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस पीपल? Adiabatic. This will be adiabatic. And change in temperature is zero in isothermal. ये आपका होगा isothermal, ठीक है। क्लियर? ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे किसमें? सारे चेंजेस जीरो हो जाएंगे किसमें आपके भाई साहब? अगर आपका किस टाइप का प्रोसेस हो? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट से आप घूम फिर कर किसमें आ जाते हैं? फाइनल स्टेट। आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके। बट पाथ फंक्शंस आर नॉट जीरो। पाथ फंक्शंस आपके जीरो नहीं है, ये आपके स्टेट फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शंस आर व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस? जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, जो आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें rather than on the path which has been followed। जो पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शंस मतलब ऊपर नीचे हुआ है बीच में, ठीक है। बीच में अगर ऊपर नीचे हुआ है तो उसको हम बोलेंगे भाई साहब पाथ फंक्शंस। तो पाथ फंक्शंस में आपकी वेरिएबिलिटी है, ठीक है। क्लियर? ओके। तो आपका डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा W इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा W इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपका देखो ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन याद करो क्या है? हीट एक पाथ फंक्शन है, वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। बाकी सारे स्टेट फंक्शंस हैं। हीट और वर्क डन आपके क्या है पैसा? हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शंस। हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शंस, ठीक है। हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। तो आपके पास अब यहाँ पे हो गया प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम ये हो गया आपका आइसोथर्मल, ये हो गया आपका आइसोबारिक, ये हो गया आपका आइसोकोरिक, ये हो गया आपका एडियाबैटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। आपको बेसिकली ऐसे ग्राफ दिए जा सकते हैं और उन ग्राफ पे आपको पूछा जा सकता है। तो समझ लो ये ग्राफ देखिए, आपको सिर्फ इतना ही ग्राफ है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर है, ये वॉल्यूम, समझो इस चीज़ को, ठीक है। ओके, आइसोकोरिक मतलब क्या होता है? बच्चा माटी जल्दी से बोलना है। आइसोकोरिक मतलब क्या होगा? आइसोकोरिक मतलब आपका डेल्टा V क्या है? जीरो है, ठीक है। डेल्टा V जीरो, नो चेंज इन वॉल्यूम। तुमने यहाँ पे प्रेशर रखा और यहाँ पे वॉल्यूम रखा है। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो दिस विल बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब प्रेशर पे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? आइसोकोरिक, ठीक है। तो अगर आपका तुम्हारा ऐसा ग्राफ दिया हुआ है कोई, यहाँ पे प्रेशर को प्लॉट किया गया है और यहाँ पे वॉल्यूम को प्लॉट किया गया है और ग्राफ आपका इस तरीके का है, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट? बच्चा बाकी दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आर वी क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं है, आइसोबारिक मतलब क्या होता है भाई साहब? आइसोबारिक मतलब भाई साहब देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। डेल्टा की आपकी जीरो है तो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूम में बड़े चेंजेस आता हो लेकिन कोई में चेंजेस नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे आपका किस तरह का ग्राफ हो जाएगा? तो ये प्रेशर हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम,
प्रेशर आपका कांस्टेंट, तो इस तरह का ग्राफ क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। दिस विल बी बेसिकली एन आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, आइसोथर्मल क्या हो जाएगा भाई साहब, आइसोथर्मल इज व्हेन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज प्रेशर में होगा और थोड़ा सा चेंज तुम्हारे भाई साहब वॉल्यूम में होगा, तब जाकर इसमें चेंज है, ठीक है। आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ पढ़ा है क्या, पढ़ा नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा है अभी, आई हाउ आर यू, ऑल फाइन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे समझ लो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। देन अभी आपका भाई साहब अगर इस तरीके का ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ इस कदर चेंज आ रहा है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो चार्ल्स लॉ होता है क्या, पी वी आपका कांस्टेंट है, और बॉयल्स लॉ होता है क्या भाई साहब, वी और टी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पी वी बाई टी इज बेसिकली कांस्टेंट। अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल इतना समझिए। देखिए ये आपका क्या दिखाएगा भाई साहब, आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक क्या होगा, देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो भाई साहब, एडियाबैटिक आइसोथर्मल का कर्व विल बी स्टीपर देन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक और नीचे तक आएगा, ठीक है, और नीचे तक, इन दोनों का डिफरेंस देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीवन में जिंदगी, ठीक है, जिंदगी तुम्हारी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में चलने वाली है, इस पूरे चैप्टर में ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में तुम्हारा जीवन चलेगा, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ, ठीक है, आर बी क्लियर दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, तो आपको ग्राफ के आइडेंटिफिकेशंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी आगे हमारे साथ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इफ वी कंसीडर अ सिलेंडर विद एन आइडियल गैस, आइडियल गैस किसको बोलते हैं भाई साहब, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आइडियल स्टूडेंट कौन होता है, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो आइडियल गैस भी इसी तरीके का है, आइडियल गैस भी इसी तरीके का है। देखो अगर मैं गैस इक्वेशन को देखूं, PV by T, ठीक है, जो ये इस इक्वेशन को जो फॉलो करे, आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या है, PV is equal to nRT, ठीक है, ये होता है प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स, आपका गैस कांस्टेंट, और ये होता है टेम्परेचर, ठीक है, PV is equal to nRT। जो इसको फॉलो करे उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस, और ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो इसको बराबर फॉलो करता हो। तो गैस के डेविएशंस होते हैं, ठीक है, गैस के भाई साहब क्या होते हैं, डेविएशंस होते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने समझो यहाँ पे एक गैस को भरा हुआ है और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इस गैस को मैं भरा हुआ है और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अप्लाई प्रेशर, सो व्हाट विल हैपन, इफ वी रिलीज प्रेशर तो ये भाई साहब ऊपर जाएगा, है ना। अगर इसमें प्रेशर, इसमें कुछ वेट्स डाल दिए मैंने तो नीचे जाएगा, अगर भाई साहब वेट्स हटा दिए तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर रिलीज प्रेशर इट विल ऑब्वियसली गो अप, ठीक है, ओके। सो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर आपने कुछ वेट्स डाले जिसकी वजह से नीचे गया, जैसे वेट्स को हटा दिया वैसे ऊपर चला गया, तो ये भाई साहब क्या हो गया, आपने पाथ को फिर से रिवर्स कर, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज नोन एज रिवर्सिबल, अ प्रोसेस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। सो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस पे बहुत कम्स बाय इंक्रीजिंग अपोजिंग फोर्स, a process in which the difference between the driving in between a process in which the difference between the driving and opposing force is very small, and by increasing opposing force slightly the process can be reversed, ठीक है। तो प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वैसे देखो, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, इसको ड्राइविंग फोर्स है, देखो जब मैं इसमें वेट्स रख रहा हूँ, जब मैं इसमें वेट्स रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली अप्लाई, तो ये हो गया आपका क्या, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो गैस है इसका एक प्रेशर ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिंग फोर्स, है ना, वैसे ये हो गया आपका अपोजिंग फोर्स, गैस का एक प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। अ प्रोसेस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, एंड बाय इंक्रीजिंग अपोजिंग फोर्स स्लाइटली द प्रोसेस कैन बी रिवर्स। तो थोड़ा सा भी अगर हमने इसको इंक्रीज कर दिया अपोजिंग फोर्स को तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा भी हमने अगर इंक्रीज किया तो इसको, इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, a process in which the difference between driving and opposing forces is very large, and by increasing opposing force slightly the process cannot be reversed, ठीक है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका अगर बहुत लार्ज हो गया एग्जांपल समझो वैसा, all natural processes are irreversible, जैसे आप देखोगे किसी आम का पकना, ठीक है, जो एक मैंगो है, ठीक है, वो अगर एक बार पक गया तो फिर वो कच्चा आम बन सकता है, नहीं बन सकता,
ठीक है, तो दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग, देखो समझ लो एक सीड है, दिस बेसिकली अ सीड, आपने इस सीड को भाई साहब जमीन के अंदर डाल दिया और इसमें पानी नहीं दिया, तो इसमें क्या निकलेगा भाई साहब, इसीलिए निकलेगा। इज दिस अ रिवर्सिबल प्रोसेस? नो, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो देखते इसका जो फूड मटेरियल है वो ऐसा हार्ड कर वैसा निकल रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। तो जहाँ पे अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो वापस ड्राइविंग फोर्स के साथ वो मेल मिलाव नहीं मिला सकता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। दिस विल बी एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। A process in which heat is not allowed to enter or leave the system. गुंजला जल्दी बोला, heat is not allowed to enter or leave the system. heat नहीं, heat के साथ किसका कनेक्शन है भाई साहब? अगर heat नहीं आ रहा मतलब डेल्टा Q अगर आपका जीरो है, anyone else? ट्यूमर, तुम भाई साहब ट्यूमर तो ब्रांड एम्बेसडर बन गया, अलग अलग टी शर्ट है तेरे पास। हाँ, adiabatic, okay, so this will be basically an adiabatic process, ठीक है। फिर यार a process in which the pressure is constant, pressure constant, isobaric, okay, isobaric will be the correct answer, ठीक है। चलो भाई साहब हम यहाँ पे समझते हैं हीट और वर्क क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे ज़्यादा करके गैसेस सिस्टम से डील करें, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से नहीं, क्योंकि सॉलिड्स में आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ लेते हो, फिजिक्स में कैसे आपका थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पे गैसेस के साथ डील करें। हीट भाई साहब, हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट होता है। चेंज इन हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा क्यू। वर्क डन होता है आपका प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है आपका वर्क डन, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम का चेंज होना या कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर का चेंज होना, दिस इज अ वर्क डन है, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज इन सेवरल वेज। एक सिस्टम की एनर्जी जो है तो इंक्रीज या डिक्रीज अलग अलग तरीकों से हो सकती है, जो बहुत ही कॉमन वेज हैं। दैट टू कॉमन वेज आर हीट एंड वर्क, ठीक है। बहुत कॉमन वेज क्या है वैसा आपके हीट और वर्क, ठीक है। हीट, it is a form of energy which flows from one system to another because of the difference in temperature. अगर आपने भाई साहब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के बाजू में रख दिया तो यहाँ से हीट फ्लो होगा, स्वाभाविक है, ठीक है। So why? Because there is a difference in temperature. It is a form of energy which flows from one system to another because of the difference in temperature. अभी वो किसी में कौन सा क्लास चल रहा है? ये ऑब्जेक्ट इसके बाद वीडियो का डिवीजन। So it is a form of energy which flows from one system to another because of the difference in temperature. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो हो रहा है because of difference in temperature, ठीक है। Heat refers to random form of energy. तो साइन कन्वेंशन वैसा क्या होता है? When heat is absorbed, जहाँ पे heat absorb होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? Q is positive, ठीक है। When heat is released, Q is negative. जब हीट रिलीज होता है किसी सिस्टम से तो Q की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जब हीट किसी सिस्टम में अब्सॉर्ब होता है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी फिगर। यूनिट्स क्या है भाई साहब आपका? ऐसा यूनिट हो गया जूल्स या न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं हम इसको। एनर्जी है भाई साहब, एक जूल की वैल्यू कितनी होती है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। ओके, सीजीएस में हम इसको कैलोरीज लिखते हैं। सीजीएस में इसका कैलोरीज होता है भाई साहब। कन्वर्जन अगर आप देखोगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ब्स या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको डिराइव करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। 1 कैलोरी आपका 4.2 जूल्स ले लेते हैं जनरली, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू
4.2 जूल्स जनरली हम दे रहे हैं, इसको आप डिराइव कर सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका 1 जूल है, 1 जूल मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है ना, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर मतलब अभी न्यूटन को तोड़ोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मतलब कितना हो गया बोलो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 1 जूल है ना। सीजीएस में यही चीज़ क्या आ जाएगी भाई साहब आपकी, जो भी आपका तो सीजीएस में ये सारे इसका हो जाएगा ग्राम्स, इसका हो जाएगा भाई साहब सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा भाई साहब पर सेकेंड का स्क्वायर, ये वही रहेगा। ठीक है, ये आपके सीजीएस में इसको हम क्या बोलेंगे अर्ग्स, दिस इज बेसिकली अर्ग्स। ठीक है, तो अगर आप 1 जूल अपॉन 1 अर्ग करते हैं 1 जूल अपॉन 1 अर्ग्स, ठीक है, सो दिस वन में हम बचा पे पड़ा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये दोनों तो भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। अभी हम इस 1 केजी को भाई साहब किसमें कन्वर्ट करें 1000 ग्राम्स, ठीक है, और इस मीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं भाई साहब 10, 1 मीटर में कितना होता है भाई साहब 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा बोलो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस विल बी 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन भाई साहब 1 ग्राम टू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कैंसिल, ये हो गया 10⁻⁷, तो 1 जूल अपॉन 1 अर्ग्स इज इक्वल टू 10⁻⁷, तो 1 जूल की वैल्यू कितनी हो गई 1 जूल की वैल्यू हो गई 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, बाकी इसको आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक है, क्लियर पीपल, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। बहुत हो गया भाई साहब। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली व्हाट, ये एनर्जी को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है, कुछ नहीं है इसमें भाई साहब। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का भाई साहब चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, बस किसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻90 जूल्स। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻90 जूल्स, ये आपको भाई साहब। तो आप देखो 1 कैलोरी में कितने जूल्स आते हैं 4.2 जूल्स आते हैं, तो ऑब्वियसली 1 कैलोरी विल बी ग्रेटर देन 1 जूल्स, और 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻90 कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना भाई साहब, इसको ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, दिस विल बी 10⁻90 और ये हो गया 1/1.6 है ना, 1/1.6, तो आपका हो गया भाई साहब 10/16, 4 4 16, हाँ नहीं मैं सोच रहा हूँ इसको हम 0.625 कुछ कर देते हैं, 1/16 कितना आ जाएगा 1/1.16 ले लीजिए। इसको अगर तुमने ऊपर लिया ना तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली 19 इधर आ गया ना, तो 10⁻19/1.6 हो गया, तो 10⁻20 अपॉन ये हो गया भाई साहब 16, इसमें 100 निकालो भाई साहब और ये 16 निकालो, इंटू कितना हो गया 10⁻18, ये हो गया 4 4 16, 425 सा, ये हो गया 4 6 24 और यहाँ पे 4 2 8 और 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो अगर आप देखोगे भाई साहब 1 जूल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका 1 कैलोरी 1 जूल से ज़्यादा, 1 जूल 1 अर्ग से ज़्यादा और 1 अर्ग भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, work is a form of energy transfers from the system to the surrounding or from the surrounding to the system। तो वर्क डन क्या है भाई साहब, एक ऐसी चीज है जो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है या सराउंडिंग से सिस्टम। ठीक है, सो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from the system to the surroundings or from the surrounding to the system। ठीक है, so work refers to organized form of energy। ये भाई साहब आपका organized form of energy है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क। साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देखो, आपको हीट का साइन कन्वेंशन भी याद रखना है, व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम हीट इज पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम हीट इज नेगेटिव। तो इससे पहले हमने पढ़ा, ये सारी चीजें आपको भाई साहब नोट डाउन रखनी है। ठीक है,
तो आपका ये तो आपका यूनिट हो गया। तो हीट में देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में देखो, व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब, जब कोई सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करता है तो Q इज पॉजिटिव, जब कोई सिस्टम हीट रिलीज करता है तो Q इज नेगेटिव। व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम तो इट इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम Q इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से भाई साहब आपका वर्क डन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम साइन कन्वेंशन देखें तो ये सारे तमाम वर्क डन हो गए। When work is done on the system, work is positive. When work is done by the system, work is taken as negative. ठीक है, तो ये आपको लग रहा है याद भाई साहब कि हीट अगर है, अगर absorbed by system है, absorbed by system है, ठीक है, absorbed by system, तो ये हो जाएगा भाई साहब पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हीट रिलीज by system है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। इसी तरह से वर्क डन है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये आपका वैसा हो जाएगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय सिस्टम, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो जब भी आपका हीट सिस्टम से जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, जब भी हीट सिस्टम में आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जब भी वर्क डन आपके सिस्टम से सिस्टम में आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, so when work is done on the system, work is positive. When work is done by the system, work is taken as negative. क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? सिंपल चीजें हैं भाई साहब। ठीक है, ओके। यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा? वर्क डन का होता है भाई साहब जूल या न्यूटन मीटर या अर्ब्स डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जूल और हम इसको लिखते हैं भाई साहब जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब अर्ब्स, इसको हम लिखते हैं अर्ब्स और डाइन। न्यूटन का भाई साहब होता है डाइन और मीटर का होता है सेंटीमीटर। ठीक है, वर्क डन रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कन्वर्जेंस भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो हमने अभी देखा भाई साहब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ब्स। वही देखो 1 कैलोरी, क्योंकि एनर्जी है भाई साहब, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, और वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स। वही सेम चीजें रहेगी। ठीक है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर, ये इम्पोर्टेंट है, इसका क्या तो नोट बना लो भाई साहब। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं भाई साहब 1 लीटर एटमॉस्फेयर? लीटर किसका यूनिट होता है? लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। ठीक है, ओके, लीटर होता है भाई साहब वॉल्यूम का यूनिट, और एटमॉस्फेयर किसका यूनिट होता है भाई साहब? प्रेशर का। तो वर्क डन आपका हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में चलता है। ठीक है, वर्क डन आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में चलता है, इसीलिए हमने ये यूनिट्स को यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स, 101.3 जूल्स। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम भाई साहब 24.22 कैलोरीज। क्लियर है? तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर will be equal to 101.3 joules. Important है वैसे। ठीक है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर। ओके, when heat is absorbed, its sign convention is positive, negative, positive, negative, none of these. Positive, ये वाला है। ठीक है, it's a form of energy which flows from one system to another because of the difference in time. तो आपका जब heat is absorbed, Q is positive, when heat is released, Q is negative. ठीक है, okay, okay, okay. Identify the correct order. वैसे इसमें करेक्ट ऑर्डर कौन हो जाएगा? 1 calorie is greater than 1 joule. 1 calorie is greater than 1 joule. 1 joule is greater than 1 ergs, and 1 erg is greater than 1 electron volt. ये वाला, ये वाला। फोर्थ वाला हो जाएगा आपका। तो फटाफट से बताइए 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है? 4.2। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ब्स। ठीक है, और आपका 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻⁸ जूल्स। ठीक है, ये ठीक है। सो ऑब्वियसली भाई साहब ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, and 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁹ जूल्स। ओके ओके ओके। इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी आपका टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना भाई साहब किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो उस सिस्टम के टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के स्टेट को कंसिडर करेंगे, बीच में क्या हो गया बाद में।
ठीक है। सो आपका इंटरनल एनर्जी में इनिशियल स्टेट में कितना था, फाइनल स्टेट में कितना था, दैट इज ऑल दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर, यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एनीथिंग एल्स। चलो बाबू, ओके ओके ओके। तो आपका वैसा था इंटरनल एनर्जी। तो आपका देखो ये इंटरनल एक्चुअली में कोई समझ लीजिए डस्टर है, डस्टर है, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस वैसा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वी डू नॉट नो, ठीक है। सो देयर इज एन इंटरनल एनर्जी। एवरी सिस्टम हैज सम क्वांटिटी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि समझ लो ये डस्टर है या कुछ भी है, देखो ये डस्टर, इसमें पार्टिकल्स हैं ऐसे, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसे चिटक के गिर जा रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में, ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस मोशन दैट इज हैपनिंग, नॉट दैट वेरी ग्रेट, लेकिन ये कुछ चिटक के गिर जाने चाहिए ना, नहीं गिर रहे, तो इसका मतलब एक इनका इंटरनल एनर्जी है जो सिस्टम को मेंटेन करते हो, ठीक है। देयर इज इंटरनल एनर्जी व्हिच इज बेसिकली मेंटेनिंग द सिस्टम। इसको आपने बहुत ज़्यादा हीट दे दिया तब ये बच्चा चिटक करोगे, ठीक है। सो एवरी सिस्टम है सम क्वांटिटी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर सिस्टम में एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी, और इसी को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता है, ओके। तो एक सिस्टम को मेंटेन जो करता है वो इसका इंटरनल, तो एक हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी और एक हो गया भाई साहब एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के कितने टाइप्स हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, ये आपके पोटेंशियल एनर्जीज हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एनर्जी, ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का एनर्जी। समझ में आ रही है? देखो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। एक मॉलिक्यूल को मेंटेन करने की जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी। और एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं एटम्स, एटम्स के अंदर होते हैं भाई साहब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारे तमाम चीजें जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऑल दीज विल बिकम द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के क्या फॉर्मेट्स हो जाएंगे भाई साहब, एक होता है वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन से कंसर्न, ठीक है। तो एक होता है भाई साहब आपका वाइब्रेशनल एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस होता है। एक होता है भाई साहब रोटेशन, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करती हैं और रोटेट भी करती हैं, तो एक होता है आपका रोटेशनल एनर्जी। एक होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी, मतलब ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना, ये जो आपका सीधा ट्रांसलेशन मोशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी। और एक होता है भाई साहब इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, जैसे मतलब भाई साहब H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे डाइपोल, ये आपका इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट वी हैव, ठीक है। ये हो जाएगी भाई साहब आपकी इंटरनल एनर्जी के सिस्टम्स, ठीक है। सो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे ऑफ इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक स्टेट फंक्शन, पूरे मॉलिक्यूल में रहेगा, पूरे भाई साहब उसमें रहेगा, तो इससे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends only on the initial and final state, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और जो प्रॉपर्टी भाई साहब आपके साथ पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आपने साइक्लिक प्रोसेस में देखा डेल्टा P में कोई चेंज नहीं, ठीक है, डेल्टा Q में कोई चेंज नहीं, डेल्टा T में कोई चेंज नहीं, और क्या था भाई साहब डेल्टा V में भी कोई चेंज नहीं। तो आपके साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में भाई साहब कोई चेंज नहीं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। आर बी क्लियर? सारे कंपोनेंट जो है आपके एनर्जी के उसमें कोई चेंज नहीं है, इंटरनल एनर्जी में कहाँ से चेंज आएगा, ठीक है। A system undergoing series of process once again returns to its original state, and that is basically called a cyclic process. इसको हम बोलते हैं भाई साहब cyclic process. Internal energy of an ideal gas is a function of temperature only. ठीक है, internal energy is a function of temperature. Joules, SI and Ohm. ठीक है, ideal gas का भाई साहब function of temperature only होगा. Okay, the internal energy is a state function. Let us see the change in internal energy by doing what? Take a system containing some quantity of water in an insulated thermos flask. एक थर्मस फ्लास्क में आपने थोड़ी बहुत क्या ली है भाई साहब, पानी ले लिया, ठीक है। Take a system containing some quantity of water in an insulated thermos flask, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? Let us bring the change in the internal energy of the system. अभी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं,
Let us call the initial state of the system as state A, its temperature is T and internal energy as UA. तो आपका initial stage में let us call the initial state of the system. ये हो गया आपका initial state भाई साहब आपका क्या है? Initial state is A. जैसे उसका temperature क्या है? TA है और internal energy क्या है भाई साहब? UA. तो आपका initial state हो गया जिसमें आपका temperature TA है और internal energy of the system क्या है भाई साहब? UA. ठीक है? UA. Okay. We can change the state of the system in two different ways. दो तरीके से. One way, mechanical work of 1 kilojoule is done by rotating a set of small panels and by churning water. तो आप ऐसा इसको घुमा रहे, ठीक है? एक आपने रोटेटिंग पैनल लाना है और इसको आप घुमा रहे हैं, ठीक है? सो मैकेनिकल वर्क ला रहे हैं. लेट्स से आपने मैकेनिकल वर्क इसको घुमाने में आपने 1 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी का खर्चा किया. अब ये एनर्जी इसमें वाटर में जाती है ना, वैसे इसको जब आप घुमा रहे हैं तो 1 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी किसमें गया? वाटर में गया, ठीक है? मैकेनिकल वर्क ऑफ 1 किलो जूल इज डन बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैनल्स एंड बाय चर्निंग वाटर. तो पानी को आप घुमा रहे हैं, ठीक है? जैसे वॉशिंग मशीन में घूमता है वैसा ये आपका वैसा चर्निंग हो रहा है, ठीक है? 1 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. लेट द न्यू स्टेट बी बी. अभी आपका न्यू स्टेट क्या हो गया? बी. तो आपका चेंज ऑफ स्टेट क्या हो गया भाई साहब? ए से बी, ठीक है? एंड इट्स टेम्परेचर इनिशियली क्या था? TA. अभी क्या हो गया भाई साहब? TB. क्यों चेंज होगा भाई साहब टेम्परेचर? व्हाई वुड इट चेंज? देखो भाई साहब किसी चीज में जब आप एनर्जी दे रहे हो ना तो वो एनर्जी लेगा तो पहला चीज क्या होगा भाई? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? उसका टेम्परेचर बढ़ा भाई साहब तो TA से क्या हो गया? TT हो गया, ठीक है? और इंटरनल एनर्जी पहले क्या थी सिस्टम की? UA. अभी क्या हो गई भाई साहब? UB, ठीक है? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं आप यहाँ पे, कोई दूसरा फॉर्मेट में आप इसको एनर्जी नहीं दे रहे, आपने इसको हीट नहीं किया है, आपने इसको घुमाया है इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हुए, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली डेल्टा T कितना हो जाएगा? TB माइनस PA. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? UB माइनस UA. क्लियर? ओके. सेकेंड वे, an equal amount of 1 kilojoule electrical work done with the help of an immersion rod. आपने देखा रहेगा आपके घरों में तो जनरली गीजर देखा है आपने. नॉर्थ में बहुत इमर्शन रॉड बहुत ज़्यादा चलता है. इमर्शन रॉड कैसा होता है कि भाई आपके घर में अगर गीजर नहीं है या बाथरूम में फिटिंग में आप गीजर नहीं लगा सकते हैं तो आप इमर्शन रॉड लगाएंगे. ऐसा लगाता है, ऐसा होता है, ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है? जिसको आप वैसा पानी में डाल देते हैं और ये पानी वैसा गर्म होता है, ठीक है? इसको इमर्शन रॉड बोलते हैं, ठीक है? सो इक्वल अमाउंट ऑफ, अभी आप वही सेम एनर्जी देखो 1 किलो जूल्स की एनर्जी डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन विद द हेल्प ऑफ एन इमर्शन रॉड. इसमें आपने उसी पानी में आपने क्या डाला भाई साहब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एनर्जी डाला, ठीक है? इमर्शन रॉड डाला इसमें, ये आपका इमर्शन रॉड होता है, ठीक है? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T is equal to TT minus TA. The difference between the value of U with the two states is delta U, which is adiabatic work required to change the state of the system. Adiabatic work क्या होता है? एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? जहाँ पे आपका डेल्टा Q आपका क्या हो? 0, ठीक है? यहाँ पे देखो जब आपने इमर्शन रॉड को डाला तो इसका टेम्परेचर क्या था? जो भी रहा होगा, कुछ भी नहीं था इसका टेम्परेचर. अभी आपने इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया तो भाई साहब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? तो आपका भाई साहब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द टू स्टेट्स इज डेल्टा U, व्हिच इज एडियाबैटिक वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो आपका देखो ये इंसुलेटेड है, ये आपका पूरा इंसुलेटेड है और इसमें आपने इमर्शन रॉड डाला है, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या हो रहा है भाई साहब? आपका डेल्टा Q की वैल्यू 0 है, ठीक है? लेकिन डेल्टा T आपकी आई. सिस्टम में जो हीट आया है, ठीक है? सिस्टम में हीट जो था वो वैसा ही है, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ U इज डेल्टा U, व्हिच इज द एडियाबैटिक वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो डेल्टा U कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? UB minus UA, and this is called as adiabatic work. Adiabatic work done is basically work done keeping the system isolated from the surroundings. आपने सिस्टम को आइसोलेट करके रखा है सराउंडिंग्स, ठीक है? ठीक है, एडियाबैटिक वर्क डन हो गया, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या हो गया? The change in the internal energy is the same in the above experiments. That is internal energy भाई साहब क्या हो जाएगा आपका? एक स्टेट फंक्शन, चाहे भाई साहब एडियाबैटिक प्रोसेस हो चाहे, तो ये सब जितनी भी आपके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आए
ये आपका स्टेट फंक्शन है, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी अराइजिंग बाय ग्रेविटेशनल पुल, न्यूक्लियर एनर्जी। आपने देखा, देखो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी का दो चीजें ना, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? देखो वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी, प्लस रोटेशनल एनर्जी आएगी, प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी आएगी, है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होना, मॉलिक्यूल्स का वैसा रोटेट होना और मॉलिक्यूल्स का ऐसे ट्रैवल करना स्ट्रेट लाइन में, ये सारे आ जाते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा बच्चा हमारी? न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी, फिर वैसा इंटर मॉलिक्यूलर आ जाएगा भाई साहब, फिर आ जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर आ गया, और भाई साहब क्या आ जाएगी बोलो? हम बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये चार आपके पोटेंशियल एनर्जीज हो गए, ये दोनों मिलाकर आपके क्या होते हैं? इंटरनल एनर्जी। वाइब्रेशन एनर्जी आ रहा है भाई साहब? यस। रोटेशन एनर्जी आ रहा है? यस। न्यूक्लियर एनर्जी आ रहा है? यस। दिस इज द वन, ग्रेविटेशनल पुल। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड एनर्जी अराइजिंग बाय ग्रेविटेशन। क्लियर? आपका देखो वाइब्रेशन एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप क्या क्या हो जाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, बाइंडिंग, ऑल ऑफ दीस ओके। क्या आपके पोटेंशियल एनर्जी हो गए? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर और बाइंडिंग एनर्जी। ओके ओके। एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल वाटर, यहाँ से एक्चुअली में चैप्टर चालू होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चालू होता है। एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वाटर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाटर। कंसीडर एन आइडियल गैस है, एक वैसा एक आइडियल गैस है in a cylinder which is fitted with weightless and frictionless piston। एक पिस्टन है जो आपका क्या है वैसा, जो आपका weightless है और frictionless है, ठीक है। it is basically fitted with a weightless and frictionless piston। ये हो गया आपका वॉल्यूम। if the gas expands it pushes the piston upwards। अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो अगर आपका गैस एक्सपैंड के अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, तो आपका वैसा ये प्रेशर है to a distance d, तो गैस एक्सपैंड किया, so it pushes the piston upwards by a distance d, against an external pressure। आपका भाई साहब एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में गैस एक्सपैंड होता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है ओके। सो अगेंस्ट एंड द वॉल्यूम चेंजेस टू v2। तो पहले आपका वॉल्यूम कितना था? v1, कोई नया गैस नहीं डाला है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम v2 हो गया, तो v2 होने के करते हैं क्या हो गया भाई साहब? ऊपर गया ये, और ऊपर अगर जा रहा है तो एक प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। मुझे बताइए यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर मैं सिर्फ फोर्स का बात करूँ तो देखो ये प्रेशर है और इस पिस्टन का एक एरिया होगा, है ना। फोर्स कितना होगा? अरे बोला ना, प्रेशर होता है आपका फोर्स बाय एरिया, है ना। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, है ना भाई साहब। तो ये फोर्स है, ये फोर्स नीचे की तरफ है, इसके अगेंस्ट में मैं डी मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा वर्क डन। वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा मेरा वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, बाय द गैस। तो वर्क डन आपका बाय द गैस कितना हो गया? इतना। एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? जो क्या प्रेशर इनटू ए इनटू डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ए इनटू डी क्या है? बताओ ना, बताओ जल्दी से बताओ। क्या ये समझ में आ रहा है? फोर्स देखो, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसमें आते हैं इसमें, ठीक है। ये P1 है, फोर्स जो भी रहेगा किसका? एटमॉस्फेरिक फोर्स अपॉन एरिया, इसका जितना भी ये गोल सा है ना, देखो ऐसा है, गोल है ना, ठीक है। ये जो पिस्टन है आपका गोल सा है, ठीक है, तो इसका एरिया क्लियर, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? P1 इनटू ए, इतना फोर्स इस पिस्टन पे भाई साहब लग रहा है। जब ये पिस्टन इसको ऊपर, जब ये गैस इसको ऊपर लेकर जा रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है ना भाई साहब। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस फोर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? P1 इनटू ए इनटू डी, ऐसा लिखेंगे ना भाई साहब। मुझे ध्यान से बताओ भाई साहब, देखो ये आपका क्या था? ये आपका सिलेंडर है ना,
सिलेंडर है, सिलेंडर है कि नहीं, इतना जो अमाउंट है आपका, ये आपका सिलेंडर तो है ना, सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना भाई साहब, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ही तो है, एरिया, और ये एच क्या है भाई साहब, ये एच मतलब हाइट, तो मतलब ये एरिया और डी मतलब क्या हो गया, हाइट, ठीक है। तो एरिया इनटू हाइट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना। तो P1 इनटू डेल्टा V, यही हो गया ना भाई साहब। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, इस A इनटू D को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा V लिख सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा V विल बी V2 माइनस V1, जो इसका पहले का वॉल्यूम था, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसका फाइनल वॉल्यूम से, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, E डेल्टा V। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क डन करता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब सिस्टम को ऊपर आप वर्क डन करते हो तो वर्क डन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। तो आपका देखो, कंसीडर एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर व्हिच इज फीडेड विद अ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस माना है हमने, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन हैविंग प्रेशर P1 एंड V1 एंड अ कांस्टेंट टेंपरेचर T। तो वर्क डन भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपोजिंग फोर्स यहाँ पे कितना है, देखो ये गैस फोर्स लगा रहा है, इसके गैस के ऊपर क्या फोर्स है, माइनस एफ है, ठीक है। अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज माइनस एफ इनटू टी। तो वर्क डन कितना हो गया आपका, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू ए इनटू टी। तो वर्क डन हो जाएगा भाई साहब माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ये हो गया, ठीक है। कभी भी सिस्टम में जब वर्क डन होगा, जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो उसका वर्क डन नेगेटिव ही है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन, नाउ साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो P वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, माइनस P इनटू डेल्टा V ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो V2 माइनस V2 इज ग्रेटर देन V1, तो आपका डेल्टा V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भाई साहब कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन आपका हो जाएगा भाई साहब नेगेटिव। अभी ड्यूरिंग कंप्रेशन, जब आप किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, मतलब यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी लेसर देन V1, तो मतलब ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। वर्क डन विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। सो वर्क डन इज पॉजिटिव। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। सो साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। वैक्यूम में वर्क डन इन वैक्यूम, ठीक है, वर्क डन इन वैक्यूम P external is equal to 0, डेल्टा V W is equal to 0, ओके। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, माइनस P डेल्टा V, है ना। ये एक्सपेंशन का है बेसिकली। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, अगर वैक्यूम में है तो प्रेशर आपका क्या है भाई साहब, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 0। वैक्यूम में एयर तो है नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया भाई साहब आपका 0, और आपका डेल्टा W क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। आइसोबारिक में क्या होगा, P आपका 0 है, P आपका 0 नहीं, P आपका कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक में ये तो रहेगा डेल्टा V। तो आइसोबारिक में जैसे P डेल्टा P इज इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमको वहाँ पे मतलब भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर का चेंज नहीं है यहाँ पे, प्रेशर तो वैसा ही है, तो माइनस P डेल्टा V। आइसोकोरिक में आपका डेल्टा V 0 है, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, वर्क डन विल बी 0। तो आइसोकोरिक में आपका वर्क डन विल बी 0, आइसोबारिक में माइनस P डेल्टा V, और वैक्यूम में भाई साहब W बोल के आपका वैल्यू जाएगा 0, ठीक है, वर्क डन। तो आपका देखो यहाँ पे वर्क डन, अगर हमारा प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, लीटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ओके। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, लीटर आपका भाई साहब ये हो जाएगा जूल्स। अगर ये दिया हुआ है आपके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और आपका ये दिया हुआ है मीटर क्यूब में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जूल्स में। अगर आपका भाई साहब पास्कल दिया हुआ है, पास्कल इज सेम एज न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पास्कल और मीटर क्यूब में, तो ये आपका जूल्स आ जाएगा। पास्कल 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी सेम एज दिस। तो लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये हो गया जूल्स और ये हो गया आपका जूल्स, ठीक है। सो 1 लीटर एटमॉस्फेयर भाई साहब, इसको याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स, ठीक है। दैट इज, एक जूल्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक जूल को लिख सकते हैं 10⁻⁷ अर्ब्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ब्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके।
Expression for isothermal reversible water. Consider n moles of an ideal gas in a cylinder which is fitted with weightless and frictionless piston. ठीक है? Initial volume और initial pressure. Initial volume और initial pressure. ठीक है? आपका भाई साहब यहाँ पे देखो initial pressure कितना हो गया V, ये हो गया initial volume V1, ये हो गया dV. ठीक है? ये हो गया dV और dV भाई साहब. ठीक है? तो देखो यहाँ पे consider n moles of an ideal gas. एक ideal gas है जिसके n moles हैं यहाँ पे in a cylinder which is fitted with a weightless and frictionless piston. तो ये आपका weightless और frictionless piston है. External pressure is slightly smaller than the pressure of the gas. तो external जो pressure है, मतलब बाहर का जो pressure है, वो गैस के pressure से थोड़ा सा कम. तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, गैस का pressure ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, dV distance से ऊपर गया. ठीक है? पहला स्टेज और ज़्यादा ऊपर गया. ठीक है? dV distance से और ज़्यादा ऊपर गया. तो ये आपका टोटल चेंज इन वॉल्यूम हो गया. देखो इनिशियल वॉल्यूम था और ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम. सो दिस विल बी द टोटल चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा. ठीक है? इनिशियल वॉल्यूम में से हमने माना V1, फाइनल वॉल्यूम हमने भाई साहब क्या माना V2. ठीक है? इनिशियल प्रेशर हमने माना P और लेट्स से फाइनल प्रेशर आपका P माइनस dP है ना. मतलब P अभी प्रेशर कम हो जाएगा ना. देखो यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर का दिखा रहा था, अभी इसमें प्रेशर इक्वल हुआ. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, तो P माइनस dP इतना ड्रॉप हो जाएगा भाई साहब. इसका प्रेशर ड्रॉप ही होना है. ठीक है? पहले यहाँ पे देखो ये वाला प्रेशर इससे ज़्यादा था, अभी जाते 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 क्या हो गया, इसका प्रेशर कम होगा. ठीक है? तो इसकी वजह से ये P माइनस dP हो गया. ठीक है? दिस बेसिकली P माइनस dP. ओके, सो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, है ना. समझ में आ रही है? वर्क डन विल बी P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V. छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी P एक्सटर्नल इनटू dV. ठीक है? तो बट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस dV. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, दैट इज P माइनस dV इनटू dV. तो dW को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, P dV माइनस P dV माइनस dP dV. और माइनस dP dV की वैल्यू बहुत कम हो जाती है. कैसे समझना है? देखो यहाँ पे वर्क डन क्या आया आपका, माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा. इतना समझ में आ रहा है? ठीक है? ओके, डेल्टा V. अभी यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं जिसको हम इंटीग्रेशन करने के लिए करते हैं. डेल्टा dW दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना है, माइनस P एक्सटर्नल और स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम. डेल्टा V की जगह पे हमने dV लिखा है. ठीक है? ओके, अभी हमको मालूम है कि प्रेशर में चेंज कितना आया. प्रेशर मतलब P माइनस dP आया भाई साहब यहाँ पे. तो dW विल बी इक्वल टू हाउ मच, P माइनस dP इनटू dV. अभी इसको भाई साहब करो माइनस P इनटू dV और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस dP dV आ गया ये. तो डेल्टा dW इज इक्वल टू माइनस P dV इनटू dV dV. बट dP एंड dV आर वेरी स्मॉल. देखो जैसे अगर मैं 0.02 करूँ इनटू 0.03 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0.6123 और भी छोटा हो जाएगा, है ना. दो छोटे स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से और भी छोटा हो जाएगा. dP and dV are small, hence the product is even more smaller. Therefore, neglecting the product, what we will have is dW की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस P dV, माइनस P dV. ठीक है? सो dW की वैल्यू कितनी हो गई वैसा, माइनस P dV. ठीक है? The total work done, अभी हम कह रहे हैं क्या भाई साहब, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब क्या करेंगे, तो dW आया यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, माइनस P dV है. अभी हम इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन स्टेज 1 से स्टेज 2. और यहाँ पे भाई साहब स्टेज 1 में वॉल्यूम था V1, स्टेज 2 में वॉल्यूम है V2. यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका आ जाएगा W आ गया बिटवीन 2 and 1, दिस विल बी माइनस P और ये आ गया dV का कितना आ जाएगा भाई साहब, dV का आ जाएगा V, है ना. dV का आ जाएगा भाई साहब V बिटवीन V2 and V1. ठीक है? तो आपका W मैक्स कितना हो गया भाई साहब, माइनस P dV माइनस P dV. द आइडियल गैस फॉर n मोल्स फॉर गैस इज PV nRT होता है भाई साहब. ठीक है? तो hence P is equal to nRT by P. तो यहाँ पे P को क्या लिख सकते हैं, देखो इस P को, जो P को हमने बाहर निकाला, ये आपका क्या है देखो, V2 और V1 है और यहाँ पे dV, है ना. तो ये P आपने बाहर निकाला और यहाँ पे कितना बचा V, दिस विल बी V2 और V1. ठीक है? सो ये आपका P की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं, माइनस nRT बाई, ये P की जगह पे ये लिख रहे हैं. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT है. तो आपका भाई साहब P कितना हो जाएगा, nRT बाई V. तो nRT बाई V लिख दिया आपने और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1. ठीक है? nRT बाई V. ओके ओके ओके. सो आपका nRT को आपने बाहर निकाला और ये आपका कितना, log x, तो log V2 बाई V1, तो log V2 माइनस log V1.
इसीलिए इसको अंदर लिया होता है। ओके, तो देखो डी डब्ल्यू को हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस बी डी वी, ठीक है। इसको अभी हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी डब्ल्यू बिटवीन 1 and 2, और यहाँ पे माइनस बी को हमने बाहर निकाला, तो बाहर ना निकालेंगे तो भी चलेगा भाई साहब यहाँ पे। तो इसको हम कर रहे हैं भाई साहब इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पी डी वी, ठीक है। देखो डी वी को हमको पी से कंसर्न है, हम पी को कांस्टेंट नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। अगर क्योंकि पी आपका चेंज हुआ है, पी माइनस डी वी में चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो अगर मैं देखो आइडियल गैस इक्वेशन का पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो मतलब अगर मैं टी करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन आर टी बाई वी। इसको करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो एन आर टी बाई वी, और ये हो गया आपका डी वी। इसमें ये सारे फैक्टर्स क्या है कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल लोगे इंटीग्रेशन, ये आपका बिटवीन v1 टू v2 है, ठीक है। और अंदर क्या बचा भाई साहब आपका dv बाई v, ठीक है। अगर आप करते हो इंटीग्रेशन dx बाई x का, तो भाई साहब इसका आंसर कितना आता है log बेस ex, जिसको हम ऐसे ln x भी लिखते हैं, ठीक है, log बेस ex। तो इसका कितना आ जाएगा बोलो dv बाई d का माइनस nrd, यहाँ पे आ जाएगा log बेस e v बिटवीन v2 एंड v1, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस nrd, यहाँ पे आ जाएगा log बेस e, ठीक है, v2 माइनस log बेस e v1, ठीक है। क्लियर। So this will be your work done, इसका हमारा आ गया भाई साहब वर्क डन, this will be work done is equal to minus nRT log e minus log e v, ठीक है। यहाँ पे यही करेंगे माइनस nRT log ऑफ, ये ln मतलब क्या होता है भाई साहब, ln मतलब होता है आपका log बेस e, ठीक है, ln मतलब होता है आपका log बेस e, ठीक है, log v2 माइनस log v1। ओके, तो अब तो भाई साहब v मैक्स कितना आ जाएगा माइनस nRT log v2 माइनस log v1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो log में log a माइनस b कितना होता है, log a माइनस log b होता है भाई साहब आपका log a बाई b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस nRT, ln मतलब log बेस e v2 बाई v। log बेस e को आपको अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2.303, तो w मैक्स कितना हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log v2 बाई v1, ठीक है। Clear people? Okay. So this will be the work done. Minus 2.303 nRT log v2 by v1. अभी आते हैं भाई साहब बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है P1 is equal to P2 V2, तो हम यहाँ पे V2 by V1, देखो V1 is equal to P2 V2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं V2 by V1 is equal to P1 by V2, तो इस V2 by V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P1 by V2, ठीक है, माइनस 2.303, तो आप दोनों में इस केस में एक्सप्रेस कर सकते हैं 2.303 RT log V2 by V1, 2.303 nRT log P1 by V2, दोनों में आप वर्क डन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। ओके, सो हमने भाई साहब यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या क्या आपके प्रोसेसेस हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, देन वी हैव आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। ये सारे तमाम जो आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, आपका आइसोथर्मल और एडियाबैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके तो आपका वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन पीपल, किसी भी गैस का, हम गैस के सिस्टम का वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। गैस का वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी गैस का वर्क डन, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब क्या होगा, ओफो, अरे ओफो, कल हमने डेरिवेशन तो किया, देखो भाई साहब यहाँ पे एक गैस का कंटेनर है, गैस के कंटेनर को आपने एक ऐसे पिस्टन से इनक्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है, गैस के पिस्टन से इनक्लोज करके रखा हुआ है। अभी आपने भाई साहब क्या किया, ये गैस का एक प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा, है ना, गैस का एक प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा। अभी अगर हमने समझ लो सिस्टम पे काम किया, तो मतलब समझ लो हमने यहाँ पे कुछ वेट्स डाल दिए, तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इट इज गोइंग डाउन, लेट्स से इट इज गोइंग डाउन नाउ, ठीक है, इट इज गोइंग डाउन बाय अ डिस्टेंस लेट्स से d, तो इतने से ही नीचे जा रहा है, ठीक है, इतने से ही नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब अभी क्या हो रहा है भाई साहब, देयर इज एन एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स भाई साहब कितना है यहाँ पे, इस पे कितना फोर्स लग रहा है बोलो, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, है ना, सॉरी प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है।
तो आपका भाई साहब इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। और यही चीज भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, लेट्स से डिस्टेंस डी से अगर ये नीचे गया तो एरिया इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका डीवी, मतलब इस जगह का वॉल्यूम, इस जगह का, पूरे गैस का नहीं, सिर्फ इस जगह का वॉल्यूम, ठीक है। तो जब आपका गैस जो है तो सिस्टम पे काम कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन या नेगेटिव वर्क डन। अगर आपका ये ऊपर जा रहा है तो देन इट विल बी माइनस पी डीवी, और अगर आपका ये नीचे आ रहा है तो देन इट विल बी प्लस पी डीवी, है ना भाई साहब। तब सिस्टम इस पे काम कर रहा है, और अगर आपका ये ऊपर जा रहा है तो ये माइनस पी डीवी हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेट नेट पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पी डीवी। तो आपका जब गैस सिस्टम पे काम कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, सिस्टम जब गैस पे कम कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। दिस इज समथिंग दैट वी हैड स्टडीड यस्टरडे, ओके। तो जैसे हम लोग भाई साहब यहाँ पे पीबी है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल। सपोज वी कंसीडर अ पीवी ग्राफ, तो आपका भाई साहब पीवी ग्राफ है, यहाँ पे P1 V1 हो गया, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे पॉइंट बी है, P2 V2 है, ठीक है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल मतलब क्या है, एक ऐसे स्टेज पे आया है जो रिवर्स नहीं हो सकता। और आइसोथर्मल कैसा प्रोसेस होता है कावेरी देवी, क्या कांस्टेंट होता है, डेल्टा, डेल्टा टी कांस्टेंट होता है कि डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा टी कांस्टेंट नहीं होगा। डेल्टा टी मतलब इसका मतलब चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी मतलब कोई चेंज इन टेम्परेचर होगा ही नहीं, डेल्टा टी आपका जीरो होगा। आप बोलेंगे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, किसके किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में, नॉट इन द प्रोसेस। तो हो सकता है प्रोसेस के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा हो या घटा हो, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट में आपका जो टेम्परेचर आएगा उनका डिफरेंस आपका क्या होगा, जीरो। आर वी क्लियर, ठीक है। तो आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल, P1 V1 और ये हो गया आपका P2 V2। सिस्टम गोज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी, आइसोथर्मल कर्व है। एडियाबैटिक कर्व कैसे होता है भाई साहब, ऐसा होता है, ठीक है। ये याद रखना, बहुत सारे जगहों पे आपको ऐसे ऑब्जेक्टिवली दे देंगे कौन सा आइसोथर्मल होगा और कौन सा एडियाबैटिक। सो आइसोथर्मल कर्व ऐसा होगा और एडियाबैटिक कर्व ऐसा होगा, कल हमने देखा इन कर्व्स को, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली एन एडियाबैटिक कर्व, ठीक है, ओके। हाल फिलहाल हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि कोई एक गैस है, उसका एक इनिशियल स्टेट है ए, जिसमें उसका P1 और V1 क्या है भाई साहब, आपका प्रेशर और वॉल्यूम, और यहाँ पे P2 और V2 है उसका प्रेशर और वॉल्यूम। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी आप गैस के बारे में बात करते हैं तो दहेज में भाई साहब प्रेशर भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा और टेम्परेचर भी आएगा। तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर को क्यों नहीं लिया, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम टेम्परेचर की बात क्यों करें, जब आपका इनिशियल और फाइनल स्टेजेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर की बात क्यों करें, ठीक है। P1 V1 और P2 V2, क्योंकि हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो चेंज हो रही हो, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, आइसोथर्मल बता दिया गया है आपको, आइसोथर्मल है और इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वर्क इज डन, वर्क क्यों डन हो रहा है, आई मीनू देवे, वर्क क्यों डन हो रहा है, अभी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है, ताजा ताजा बाबू। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिंपल भाई साहब। अरे देखो ना, पीडीवी, वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा होगा भाई साहब तो वर्क डन होगा ही होगा। आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है, यस दैट इज करेक्ट, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज अगर होगा तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क इज डन, ठीक है, वर्क इज डन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो ना, बोलो ए, ये हो गया आपका प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना, वर्क इज प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे ध्यान से देखो, वॉल्यूम V1 है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है भाई साहब, V2 है। तो वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है, नहीं, प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है भाई साहब, वॉल्यूम आपका बढ़ गया है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे तो आप मतलब गैस किस पे काम कर रही है, सिस्टम पे काम कर रही है, मतलब गैस एक्सपैंड हो रहा है, देखो, ठीक है। तो अगर गैस सिस्टम पे काम कर रही है तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। सिस्टम अगर गैस पे काम कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, इस चीज को हर बार याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा है ना, वॉल्यूम बढ़ा है मतलब देखो पिस्टन ऊपर गया है, पिस्टन ऊपर गया है मतलब गैस ने सिस्टम पे काम किया है, सराउंडिंग पे काम किया है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव, ओके।
तो आपका भाई साहब माइनस पी डी वी, तो आपका पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी फाइनल क्या है आपका P2, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे वर्क डन कितना है P2 डेल्टा V, P2 डेल्टा V ग्राफिकली वर्क इज बिलो P2 एंड बिटवीन V1 टू V2। तो अगर आप देखोगे ग्राफिकली वर्क इज बिलो P2, ये बिलो P2 है, एंड बिटवीन V1 टू V2 ये आपका वर्क डन है बेसिकली। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है दिस इज द वर्क डन, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व भाई साहब, इस पूरे एरिया को हम लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये वाला जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन दिख रहा है दिस विल बी द एरिया विच हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर वर्क डन। कभी कभी आपको ग्राफ में दे दिया, इसका लेंथ दे दिया, इसका लेंथ दे दिया, आपको बोला कि भाई साहब अभी कैलकुलेट करो, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, V1 से V2 तक और V1 से P2 तक, दिस यही है ना। देखो आप अगर देखोगे P एक्सटर्नल मतलब क्या है, P2 मतलब ये वाला लेंथ इंटू क्या है डेल्टा V, डेल्टा V क्या होगा भाई साहब V2 माइनस V1 ना, ये हो जाएगा डेल्टा V, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो गया है ना। तो एरिया अंडर दिस कर्व मतलब ये वाला एरिया का बात कर रहे हैं हम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये डेल्टा V मतलब क्या है भाई साहब, V2 माइनस V1 है, ठीक है। ये V2 माइनस V1 मतलब ये वाला लेंथ हो गया है ना, और ये वाला भाई साहब क्या हो गया P2 आपका क्या है यहाँ पे, P2 आपका क्या है भाई साहब P एक्सटर्नल है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। सिर्फ इस नेगेटिव साइन को ध्यान में रखना है। अगर आपका एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सपेंशन हुआ है कैसे बता सकते हैं भाई साहब, हम पहले V1 पे थे अभी हम V2 पे गए हैं, तो एक्सपेंशन हुआ है भाई साहब, आपको दिख रहा है V2 इज मोर देन V1। जैसे एक्सपेंशन हुआ है तो द गैस हैज डन वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है, गैस ने भाई साहब सिस्टम पे काम किया है। आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सपोज वी कंसिडर द सेम प्रोसेस, ठीक है। अभी आते हैं हम यहाँ पे, देखो P1 V1 है इनिशियल स्टेट, P2 V2 है, यहाँ पे आपने अगेन प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। सपोज द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो 1 2 3 और ये चौथा स्टेप है। सपोज द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन 4 स्टेप्स, अगेन व्हाट आर वी कंसर्न्ड हियर, are all these things state function और भाई साहब पाथ फंक्शन, सबके सब हमारे स्टेट फंक्शंस हैं। तो विल वी बी बॉदर्ड अबाउट द पाथ, तो 1 2 3 4 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। पहला स्टेप था 2 3 4 और फाइनली 5th स्टेप है, ठीक है। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये आपका 4th स्टेप हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ये यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट स्टेप, यहाँ से यहाँ तक का सेकंड स्टेप, यहाँ से यहाँ तक का थर्ड स्टेप और यहाँ से यहाँ तक का 4th स्टेप, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब ऐसे 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 ऐड करेंगे हम, ठीक है। शेडेड पोर्शन इंक्रीजेस, वर्क डन इज रिलेटिवली मोर, ठीक है। तो आपका देखो शेडेड पोर्शन जो है तो इंक्रीज होता जाएगा एंड हेंस वर्क डन इज रिलेटिवली मोर, तो आपका भाई साहब वर्क डन रिलेटिवली मोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सपोज वी कंसिडर द सेम प्रोसेस, अभी हम सेम प्रोसेस देख रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट, अभी यहाँ पे देखो अभी तक क्या कंसिडर किया था हमने, आइसोथर्मल, हमने अभी तक क्या किया था भाई साहब, इरिवर्सिबल, ठीक है। अभी हम जो कंसिडर कर रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में क्या हो रहा है भाई साहब, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में ये प्रोसेस आगे जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप्स में। सो शेडेड पोर्शन इज मोर, आपका शेडेड पोर्शन मोर, तो इसमें वर्क डन आपका मैक्सिमम हो जाएगा। किसमें भाई साहब, आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज भाई साहब क्या हो जाएगा, बोलो ना, बोलो, बहुत आसान सा फॉर्मूला, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इट विल बी ऑल ऑफ दिस। ओके, चलिए भाई साहब, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क डन, आई ये क्या हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैक्सिमम वर्क डन कल हमने करा था इसको, फर्स्ट वाला ही होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। देखो माइनस एनआरटी, ये एल मतलब लॉग ई है, V2 बाई V1, कल हमने इसका डेरिवेशन किया था, देखो, ठीक है। तो हाँ, P1 बाई P2 हम बॉयल्स लॉ से लेंगे, क्योंकि आपका देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है, बाई बॉयल्स लॉ। तो अगर भाई साहब आप V2 बाई V1 ले रहे हैं तो इसको आप क्या लिखोगे, P1 बाई P2, तो इसी V2 बाई V1 को हमने क्या लिख दिया, और यहाँ पे देखो ln को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2.302 nRT, लॉग बेस यहाँ पे 10 हो गया ये, ठीक है, लॉग बेस 10,
ये वही चीज है, देखो V2 V1 को आपने फिर से P1 P2 में log 10, तो दिस विल बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया था log, ठीक है, nRT log V2, ये डेरिवेशन कल समझ में आया था कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, डेरिवेशन समझ में आया था भाई साहब, ठीक है, डेल्टा वी, ठीक है। तो इसमें भाई साहब आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम यहाँ पे एक लॉ होता है जो जीरोथ लॉ होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, और ये आपका है बेसिकली फर्स्ट लॉ, ठीक है। सो विल सी व्हाट इज, तो जीरोथ लॉ जो है वो हम बाद में करेंगे, एक जीरोथ लॉ ऑफ भी थर्मोडायनेमिक्स का आता है, तो हम पहले फर्स्ट लॉ से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वी विल कम बैक टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये तो हम बहुत बचपन से पढ़े आ रहे हैं, एनर्जी को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, आपका जो टोटल एनर्जी होता है यूनिवर्स में ये ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कहीं पे आंधी तूफान बहुत ज्यादा हो गई है तो उस जगह की एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो जरूर बाकी के जितने भी चारों तरफ हिस्से हैं वो वहां पे एनर्जी कम हो गई होगी, ठीक है। सो पूरे यूनिवर्स में सारा सिस्टम जो चल रहा है उसमें आपका एनर्जी जो है तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन एज कांस्टेंट, ठीक है, ओके। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1997 में, उसमें एक फोटोन को बेसिकली स्प्लिट किया गया था, फोटोन को स्प्लिट करके कई किलोमीटर्स दूर रखा गया एक फोटोन को दो टुकड़ों में तोड़ा गया, ठीक है, और कई किलोमीटर्स दूर रखा गया, और ये देखा गया कि यहाँ पे जो चेंजेस आए, हमने यहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश की तो यहाँ पे भी वही चेंजेस आए, जबकि ये बहुत दूर है, ठीक है। तो मतलब इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये इतने दूर हैं कि इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन, बट व्हाटएवर चेंजेस वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग इन हियर इन दिस फोटोन, द सेम चेंजेस वर हैपनिंग ऑन दिस फोटोन एज वेल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों भी फोटॉन्स हैं दोनों भी सेम एनर्जी लेवल पे हैं, ठीक है, और इसके एनर्जी लेवल पे अगर आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करो तो वहां पे भी इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आइंस्टाइन ने बोला था भाई साहब दिस इज अ स्पूकी थियरी, भाई साहब ये आपका स्पूकी थियरी है, मतलब हर चीज यूनिवर्स में हर चीज के साथ कनेक्टेड है और कनेक्शन का माध्यम सिर्फ एनर्जी है, ठीक है, हर चीज एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है एंड दैट इज only by means of energy. So whenever a given quantity of energy of one kind disappears, then an equal amount of energy appears in some other kind. तो एक टाइप का एनर्जी जब खत्म हो जाएगा तो दूसरे टाइप का एनर्जी भाई साहब क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड, ठीक है। एनर्जी बिफोर और एनर्जी आफ्टर बोथ विल बी द सेम, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ परपेचुअल मोशन मशीन टू डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी देखो कोई मशीन है, मूविंग मशीन है या कोई भी मशीन अगर काम कर रही होगी तो उसको एनर्जी तो चाहिए रहेगी, है ना, इट विल नीड एनर्जी फ्रॉम ईदर इलेक्ट्रिसिटी और इट विल नीड एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल व्हाटएवर, क्योंकि इट इज डूइंग वर्क, तो इट इज एन एडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेयर विल इट गेट द एनर्जी फ्रॉम? ऑब्वियसली फ्रॉम द सराउंडिंग्स लाइक लेट्स से मे बी इलेक्ट्रिसिटी और मे बी ऑयल फॉर व्हाटएवर, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर अपने भाई साहब आपने एक इंसुलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम रख दिया यहाँ पे, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंसीडर एन आइडियल गैस। फिर से बता दूं आइडियल गैस होता नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल आप ले सकते हैं। आइडियल गैस मतलब हर समय याद रखना क्या, जहां पे P into V is nRT, ठीक है। कंसीडर एन आइडियल गैस इन ए सिलेंडर विच इज फिटेड विद एन वेटलेस एंड अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो आपके भाई साहब एक सिस्टम है जो ऐसे पिस्टन से कनेक्टेड है, इस पिस्टन का ना ही वेट है और ना ही कोई फ्रिक्शन है, मतलब पिस्टन जो है तो आराम से ऊपर नीचे मूव ऑन कर सकती है, ठीक है। तो ये आपके पिस्टन से फिटेड है, देखो एक आइडियल गैस है यहाँ पे, ठीक है। लेट U1 एंड V1 बी द इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट में और इसकी भाई साहब वॉल्यूम है इनिशियल स्टेट में, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का हमेशा कोरिलेशन टेम्परेचर से होता है, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी इसकी दी हुई है भाई साहब, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम, लेट U1 बी। तो इंटरनल एनर्जी कैन चेंज, इंटरनल एनर्जी बाय हीटिंग द सब्सटेंस। तो इंटरनल एनर्जी आपके टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है, तो अगर आपको इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो क्या होगा भाई साहब, आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, और अगर आपको इसको इंटरनल एनर्जी कम करना है तो इससे हीट लेना पड़ेगा, ठीक है।
सो इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग द सब्सटेंस, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कैन चेंज, जैसे ही आप हीट क्यू अप्लाई करेंगे द इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो आप दो जगहों पे इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, दो चीजों से इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, एक इसको हीट देकर और दूसरा इस पे काम करके, ठीक है। व्हेनेवर यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम यू विल इंक्रीज हिज इंटरनल एनर्जी, व्हेनेवर यू आर बेसिकली गिविंग हीट टू द सिस्टम देन ऑल्सो यू विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इन दोनों तरीके से भाई साहब आप इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपने भाई साहब इसमें देखो काम किया, आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया। इसको कंप्रेस करने में क्या आपने इस पे काम किया, तो क्या इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आपने देखा रहेगा कि ज़्यादा करके आप गैस को अगर प्रेस करते जा रहे हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रहा यहाँ पे? हाँ नहीं, हीट का कोई लेना देना नहीं है, अभी फिलहाल हमने हीट नहीं दिया है, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। देखो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन अगर वो एनर्जी आजू बाजू में चली गई इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वही एनर्जी अगर आजू बाजू चली जाती है, ठीक है, तो इसका इंटरनल एनर्जी टप से नीचे हो जाएगा और तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका इंटरनल, अगर आपने भाई साहब इसको आइसोलेटेड लिया है ऐसे तब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, then its internal energy will increase, ठीक है। Generally when we are compressing a gas its internal energy has to increase if it is an isolated system, ठीक है, अगर भाई साहब वो isolated system है तो, ठीक है। ओके, तो आप इसमें वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन कर रहे हैं by heating the substance by doing work on the system। इन दोनों तरीकों से आप क्या बढ़ा सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आपने हीट किया तो मतलब एनर्जी दी, और आपने वर्क डन किया तो भी आपने उसको एनर्जी दी। इन दोनों तरीके से आप क्या बढ़ा सकते हैं भाई साहब, इसका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। लेट U2 एंड V2 बी द फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, इसको कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है, और इसका U1 पहले इंटरनल एनर्जी था, अभी U2 हो गया, V1 पहला वॉल्यूम था, अभी V2 हो गया। सो इनिशियल इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम क्या है आपका, U1 एंड V1। फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम क्या है आपका, U2 एंड V2, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W, है ना, जितना आपने हीट दिया प्लस भाई साहब कितना जो आपने वर्क डन किया, यही आपका भाई साहब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो इधर ध्यान दे बेटा, ठीक है। तो आपका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस is equal to the amount of heat energy that you have supplied to the gas plus the amount of work done that you have done on the gas। क्लियर है, समझ में आ रही है, कितना अमाउंट काम किया है आपने गैस पे, ठीक है, ये होगा उसका इंटरनल एनर्जी। कौन दिक्कत, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या काम है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम का क्या काम है, तुम वर्क डन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते जब तक तुमको वॉल्यूम नहीं मालूम। तुमने अभी देखा भाई साहब वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी होता है ना भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फाइनल प्रेशर इंटू डेल्टा वी वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसी वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द चेंज इन द वॉल्यूम। तुमने इसको भाई साहब यहाँ पे V1 था, अभी V2 आया, तुमने इसके वॉल्यूम को डिक्रीज किया ना, तो तुमने इस पे काम किया है इसका मतलब, ठीक है। वहां से तुम्हारा निकलेगा क्या, एक्सटर्नल वर्क दैट यू हैव डन। तो तुम्हारे चेंज इन वॉल्यूम से तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यस यू कैन आस्क कि भाई ये वॉल्यूम का क्या काम है इसमें। हाँ, वॉल्यूम का ये काम है कि आप इसी वॉल्यूम के चेंज से आप क्या निकालोगे, वर्क डन निकालोगे। और हीट तो भाई साहब है, हीट आपका जो आप सप्लाई कर रहे हो प्लस जो एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो वो होता है इस गैस के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, ठीक है। दैट बेसिकली इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसी को आप भाई साहब ऐसे लिख देते हो, du इज इक्वल टू dq प्लस dw। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हीट दैट यू हैव सप्लाइड टू द गैस प्लस द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क दैट यू हैव डन ऑन द गैस, ठीक है। ओके, साइन कन्वेंशन भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये डेल्टा U है मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट विल बी Q प्लस W। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, डेल्टा U इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर भाई साहब आपका देखो U1 है और ये U2 है, अगर भाई साहब U2 U1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है
वो अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली U2 आपका U1 से ज्यादा होगा, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। डेल्टा U इज व्हाट, U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये इससे अगर ज्यादा हुआ तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये अगर इससे कम होगा तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है भाई साहब, अब्सॉर्ब हुई है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब हुई है, इंटरनल एनर्जी, समझ रहे हो। देखो सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1, सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी है भाई साहब U2, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि सिस्टम की जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है दैट इज मोर देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो हीट दिया सिस्टम ने उसको अब्सॉर्ब किया है ना भाई साहब, तभी तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ये U2 क्यों बढ़ रहा है, U2 U1 से क्यों ज्यादा है, जो भी आपने काम किया या हीट दिया है वो उसने अब्सॉर्ब किया, तभी तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा है। तो इसका मतलब अगर आपका U2 U1 से ज्यादा है, या हम बोल सकते हैं डेल्टा U अगर आपका भाई साहब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ रहेगा, एनर्जी इज अब्सॉर्ब। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, एनर्जी आपका अब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। और अगर नेगेटिव हुआ रहेगा तो क्या होगा भाई साहब, देखो डेल्टा U की वैल्यू क्या है, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, और अगर ये नेगेटिव आया है तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका U1 U2 से ज्यादा है, मतलब क्या हो गया है, सिस्टम से एनर्जी निकल गई है, सिस्टम से एनर्जी निकल गई है, ठीक है। U1 आपका U2 से ज्यादा है, मतलब सिस्टम की एनर्जी निकल गई, ठीक है। ओके, सो आपका ये नेगेटिव होगा अगर, तो U2 एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो आपका Q क्या हो गया भाई साहब, पॉजिटिव एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो Q आपका क्या है, देखो यहाँ पे आपका Q क्या है भाई साहब, Q अगर पॉजिटिव है, Q मतलब हीट सप्लाई, अगर ये आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ है, एनर्जी आपका अब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। Q इज पॉजिटिव, ठीक है, Q आपका पॉजिटिव है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अगर वो पॉजिटिव है तो आपका ऑब्वियसली क्या हो गया, एनर्जी इज अब्सॉर्ब, मतलब आपने उसको हीट दिया है। अगर नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से, तो Q आपकी हो जाएगी भाई साहब नेगेटिव, ठीक है। अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो Q हो जाएगी नेगेटिव। W क्या हो जाएगा भाई साहब, कंप्रेशन ऑन द सिस्टम, ठीक है। एंड अभी आते हैं इस पे, ठीक है, जैसा इन्होंने भाई साहब बोला कि आप वॉल्यूम का क्या काम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने किसी गैस को कंप्रेस किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, उस पर काम किया है, मैंने बाहर से फोर्स लगाकर उस पर काम किया है, तो मैंने क्या किया, उसको कंप्रेस, तो हमने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमने देखा यहाँ पे, भले ही वो आंसर होगा P डेल्टा V, बट दिस टाइम इट विल बी पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड इट विल ऑलवेज बी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये आपका भाई साहब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर भाई साहब यही क्वेश्चन ऊपर गया रहता गैस के प्रेशर से, सो दिस वुड हैव बीन वर्क डन बाय द सिस्टम, इस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई होती, ठीक है, क्योंकि उसने वर्क डन कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब नेगेटिव, ठीक है। Limitations of first law of thermodynamics, it does not explain the mass and energy relationship, ठीक है। मास और एनर्जी की क्या रिलेशनशिप होती है भाई साहब, आपने देखा है आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू mc² दिया हुआ है, ये वाला आपका एक्सप्रेशन नहीं होता है, मास एनर्जी। इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, तो किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगा ये भी नहीं बता रहा है ये। इट डज नॉट टेल द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है जा रही है, क्या Q है क्या U है, ये नहीं बता पा रहा है। स्पॉन्टेनिटी इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि हम स्टेट फंक्शन से डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन सा हो जाएगा भाई साहब, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मास एनर्जी रिलेशनशिप, क्या ये करेक्ट है, ओके। इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ये भी भाई साहब आपका करेक्ट है। इट डज नॉट टेल द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, ये भी आपका करेक्ट है, सो इट विल बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, बोलो ना, बोला जल्दी से बोलो, कौन सा हो जाएगा, कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, बोलो। डेल्टा U इज इक्वल टू dq प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस Q, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। ये क्यों होगा बताओ, वाई विल दिस हैपन, ये Q है ना, ये आपका हीट है, इसका इंटरनल एनर्जी पे इंक्रीज या वर्क डन से रिलेशनशिप नहीं है। जब Q आप हीट दे रहे हो तो यस देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, लेकिन इसका वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है। देखो देखो देखो, समझो एक भाई साहब आपका कंटेनर है, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है, और पिस्टन पे आपने भाई साहब भारी भरकम वेट रखा हुआ है, अब इसको आप हीट कर रहे हैं, आर यू सप्लाइंग हीट, आर यू सप्लाइंग हीट, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा,
इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, ठीक है। अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इट विल। लेकिन क्या आप इसको एक्सपैंड नहीं करने दे रहे हैं, आप भाई साहब दबा के रखे हैं उसको, आप उसको एक्सपैंड नहीं कर रहे थे, तो क्या सिस्टम का वर्क डन होगा, नहीं होगा ना भाई साहब। तो जरूरी नहीं है कि आपका वर्क डन हो, ठीक है। तो इसीलिए Q के साथ W का जरूरी नहीं कि कोई कोरिलेशन हो, ठीक है। W वैसे ही W का भाई साहब Q के साथ, ठीक है। अगर आप भाई साहब सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं कि हीट इवॉल्व हो या हीट, तो ये दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी is the amount of heat supplied and the amount of small amount of work done on the system or by the system, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, तो अभी हम अलग अलग प्रोसेसेस को लेंगे और इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ठीक है, और फिर एडियाबैटिक वगैरह वगैरह, ठीक है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, increase in internal energy of a system is equal to the amount of heat supplied to the system plus work done on the system or by the system, ठीक है। work done on the system will always be positive, work done by the system will always be negative, okay okay okay। isothermal process बताइए, यहाँ पे isothermal process में आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, जीवन के दिन छोटे सही, नहीं डेल्टा यू नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेल्टा टी आपकी जीरो रहेगी, ठीक है, ओके। चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस पे आते हैं, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, हाँ डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोबारिक पी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। सो चलिए भाई साहब पहले आते हैं हम आइसोथर्मल पे। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इन विच the temperature of the initial state and the final state both are constant, तो यहाँ पे temperatures आपके constant हैं, temperature of the initial and final states are constant, a process in which the temperature of the system remains constant, जहाँ पे भाई साहब temperature जो है system का वो constant रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी फिर से आते हैं, देखो temperature आपका directly किससे related है, internal energy से। आप भाई साहब अगर energy देंगे तो temperature बढ़ेगा, इसका उल्टा ले लो, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि आपने उसको इंटरनल एनर्जी दी हुई है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, ठीक है। तो द ओनली मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज बाय इट्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ ही हम इंटरनल एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ है इनिशियल और फाइनल स्टेट में, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। If the change in temperature is zero, then obviously the change in internal energy is also zero. Are we getting this people? ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाला जो फैक्टर है आपका क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब Q और W बराबर हो जाएंगे। The amount of heat that you are giving to the this will be equal to the work done, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू Q प्लस, तो Q इज इक्वल टू माइनस W, Q आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस W, या W इज इक्वल टू माइनस Q, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू माइनस W, माइनस डब्ल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा, आपने देखा वर्क डन क्या होता है भाई साहब, माइनस एन आर टी एल एन, ये वाला हमने कल देखा था भाई साहब डब्ल्यू, ठीक है, क्लियर है, हमने यही किया था ना। देखो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, देखो आपका भाई साहब यहाँ पे पी डेल्टा वी है ना वर्क डन, ठीक है, पी डी वी है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब क्या है, डी डब्ल्यू, यहाँ पे आपका क्या है भाई साहब, देखो डेल्टा वर्क डन, तो डी W इज इक्वल टू पी डी वी, है ना, की है कि नहीं भाई साहब, पी डी वी है ये, ठीक है, ओके। तो अगर भाई साहब हम इसको क्या कर रहे हैं, तो इसको हम P को क्या कर रहे हैं, एन आर टी डी वी कर रहे हैं, है ना, एन आर टी बाई वी, है ना भाई साहब, पी वी, देखो 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 आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई साहब, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। अभी इस पी को मैं वी में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वी कितना हो जाएगा बोलो, पी इज इक्वल टू, इस वी को अगर मैं इधर लाऊं तो एन आर टी बाई वी हो जाएगा, ठीक है। सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एन आर टी बाई वी डी वी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा, एन आर टी डी वी बाई वी। अभी आप इसको इंटीग्रेट कर दो भाई साहब, ये n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन v इनिशियल एंड v फाइनल,
यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, जीरो वर्क डन, जीरो से लेकर, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू, हमको मालूम है कि भाई साहब जब आप इंटीग्रेट करते हैं किसको, डी एक्स को, तो आपका आंसर क्या आता है, एक्स, ठीक है। और आप जब इंटीग्रेट करते हैं इसको डी एक्स बाई एक्स को, तो आंसर कितना आता है, लॉग बेस ई एक्स, ये आता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, डब्ल्यू, दिस विल बी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, लॉग वी, और लॉग वी किसके किसके बीच में, वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया एन आर टी, ठीक है, माइनस था ना यहाँ पे, अरे माइनस का हजम कर लिया रे, ठीक है, माइनस एन आर टी लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, वी एफ माइनस लॉग वी आई, है ना भाई साहब, यही होगा, लॉग वी एफ माइनस लॉग वी आई, तो ये हो जाएगा वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग भाई साहब यहाँ पे वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अगर आप इसको उल्टा पुल्टा करना चाहते हैं तो अगर इस माइनस को अंदर हजम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टी लॉग वी आई माइनस वी एफ, सो दैट विल बी हाउ मच आर पीपल, एन आर टी लॉग वी आई बाई वी एफ, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क डन, दिस विल बी बेसिकली द वर्क डन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। तो भाई साहब यहाँ भी क्या हो रही है, अगर आपने माइनस को रखा है तो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल आएगा, अगर माइनस को आप हजम करना चाहते हैं तो यहाँ पे वी इनिशियल बाई वी फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू कितना हो गया भाई साहब आपका माइनस, तो माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ बाई वी आई, ठीक है, ओके ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस पे आते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का समझ में आ गया भाई साहब, डेल्टा टी कांस्टेंट Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे ये जीरो हो गया है तो ऑब्वियसली Q और माइनस डब्ल्यू बराबर, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चा वाली, एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच Q इज कांस्टेंट, ठीक है, आपका हीट भले ही कांस्टेंट ना हो लेकिन अमाउंट ऑफ हीट इज कांस्टेंट, ठीक है। So what is adiabatic? A process in which heat is not allowed to either enter or leave the system, ठीक है, heat is not allowed to enter or leave the system। तो Q अगर जीरो हो जाता है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा U will be equal to W, तो increase in internal energy of the system will be due to the work done either on the system or by the system, ठीक है। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, W एडियाबैटिक, एडियाबैटिक पे भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है अगर तो चलेगा ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा यू, यहाँ पे भाई साहब आपका डेल्टा यू क्या है, क्यू और डब्ल्यू। वैसे भी जब हम डब्ल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट ही तो लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब ये पूरा इक्वेशन में कोई भी जीरो आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरे इक्वेशन में नथिंग इज गेटिंग जीरोड आउट। ये आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब आपका प्रेशर भाई साहब कांस्टेंट हुआ, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा पी की वैल्यू जीरो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, पी डेल्टा वी, है ना, पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे पी डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा पी नहीं, ठीक है, पी डेल्टा वी आपका भाई साहब क्या है, पी, यहाँ पे वर्क डन क्या है, पी डेल्टा वी है, यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू जीरो है तो ये तो रहेगा ही भाई साहब, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ओके ओके ओके। सो आपका डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, और आपका ये भी हो सकता है, देखो क्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। आइसोबारिक प्रोसेस। अभी हम आते हैं भाई साहब आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बताओ, यहाँ पे नो चेंज इन वॉल्यूम, तो मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब यहाँ पे वर्क डन जो है माइनस पी डेल्टा वी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी इंटू जीरो, दैट इज जीरो। तो आपका डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है, मतलब जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उतना ही आपका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा, या हीट जितना विड्रॉ कर रहे हैं उतना ही आपका इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर 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 पीपल। अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो ये हो गया आपका भाई साहब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ओके। इन आइसोथर्मल प्रोसेस भाई साहब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, माइनस डब्ल्यू की जगह, है ना भाई साहब, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी आपकी जीरो हो गई, मतलब ये आपका जीरो हो गया, तो जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू भाई साहब, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ओके
ओके ओके ओके, चलो भाई साहब, इन आइसोबारिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही तो है डेल्टा यू, ये तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आइसोबारिक प्रोसेस है मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो आपका W क्या होता है, P डेल्टा V होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर कांस्टेंट, तो सेम होगा भाई साहब QP प्लस P डेल्टा V, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में, मतलब यहाँ पे आपका QP प्लस P डेल्टा V, ओ सॉरी माइनस माइनस, ठीक है, इसका भाई साहब माइनस होगा, करेक्ट, ये होगा आपका माइनस P डेल्टा V, सो दिस विल बी QP माइनस P डेल्टा V, ओके 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 ओके, बाबा ये क्या हो गया।